अब हम पढ़ने वाले हैं वेरिकोसील के बारे में। तो सबसे पहले अगर बात करें तो वेरिकोसील होता क्या है। वेरिकोसील जो रहता है इट इज एबनॉर्मल डायलिटेशन ऑफ द पेम्पनीफॉर्म प्लेक्सेस। तो जो पेम्पनीफॉर्म प्लेक्सेस होती हैं उनका एबनॉर्मल डायलिटेशन होता है और साथ में वो टॉर्चुअस भी हो जाते हैं। तो एबनॉर्मल डायलिटेशन एंड टॉर्चुअसिटी ऑफ द पेम्पनीफॉर्म प्लेक्सेस ऑफ द वेन्स, और ये कहाँ रहती हैं, स्पर्मेटिक कॉर्ड में। तो ये होता क्यों है, ये अगर हम बात करें तो जो वॉल्व रहती हैं वो इनकॉम्पिटेंस हो जाती हैं। तो इनकॉम्पिटेंट वॉल्व की वजह से जो रहता है वीनस जो होता है रिफ्लक्स होता है, ब्लड जो होता है रिफ्लक्स करता है पहला। और जो दूसरा रीज़न होता है जो वीनस प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है। तो ये दो रीज़न होते हैं, पहला वॉल्वुलर इनकॉम्पिटेंस और दूसरा एलिवेटेड वीनस प्रेशर। तो अगर हम बात करें तो ये मोस्ट कॉमन कॉज होता है मेल इनफर्टिलिटी का, जिसको हम करेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक रिवर्सिबल कॉज होता है हाइपोगोनाडिज्म का। तो ये दो बातें इसके लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो अगर हम बात करें कि लेफ्ट साइड में ही क्यों ज़्यादा कॉमन होता है, तो उसके लिए हमें इसकी वस्कुलर सप्लाई समझनी होगी। तो उसके लिए हम देखते हैं जो ये है लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन या लेफ्ट गोनेडल वेन। तो लेफ्ट गोनेडल वेन को हम देख रहे हैं कि लेफ्ट रीनल वेन है ये, और इसमें लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन ओपन हो रहा है। तो ये ऑलमोस्ट 90 डिग्री पे हो रहा है। तो और जबकि हम राइट टेस्टिकुलर वेन को देख रहे हैं तो राइट टेस्टिकुलर वेन जो है वो आईवीसी में ओपन हो रहा है। तो इसलिए राइट टेस्टिकुलर वेन में होता क्या है कि वेरिकोज वेन का इंसिडेंस 10% से भी कम होता है, और ये तब होगा जब रीनल सेल कैंसर जो रहता है आईवीसी में इन्वॉल्व कर लेगा। जबकि टेस्टिकुलर वेन में क्या होगा, कभी भी अगर किडनी में कोई प्रॉब्लम होगी या कोई ट्यूमर होगा या किसी भी तरीके से प्रेशर बढ़ रहा है तो जो बैक प्रेशर चेंजेस होगा तो वीनस प्रेशर बढ़ जाएगा, और ये जो पेम्पनीफॉर्म प्लेक्सेस होती हैं वो डायलेट कर जाती हैं। तो इस तरीके से जो होता है लेफ्ट साइड प्रीडोमिनेट करता है। तो अगर हम बात करें लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड जो रहता है लेफ्ट रीनल वेन में परपेंडिकुलर एंगल बनाता है, जबकि राइट साइड जो रहता है आईवीसी में एंटर करता है और वो ऑब्लिक रहता है, परपेंडिकुलर नहीं रहता है। और राइट साइड के वॉल्व की बात करें तो राइट साइड जो रहता है आईवीसी में ओपन होता है। तो आईवीसी जो रहती है बड़ी वेसल होती है, तो उसमें जो उसके वाल्व सिस्टम होते हैं ज़्यादा कॉम्पिटेंट होते हैं, ज़्यादा अच्छे होते हैं। जबकि अगर लेफ्ट साइड की बात करें तो उसमें या तो वाल्व होता ही नहीं है, और जो होता है वो काम का नहीं होता है, तो इनकम्पिटेंट वाल्व होता है। तो पहला तो ये हो गया। जो दूसरा होता है बहुत रेयर कॉज होता है, उसमें होता क्या है कि ये हम देख सकते हैं, ये जो लेफ्ट रीनल वेन है ये, और ये सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है। तो सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी जो रहती है कई बार क्या रहता है अपने ओरिजिन के नीचे जस्ट जो लेफ्ट रीनल वेन होता है उसको कंप्रेस कर देती है। तो इसको कंप्रेस करने से क्या होता है, बैक प्रेशर जो रहता है इंक्रीज कर जाता है, और इसको बोलते हैं नट क्रैकर सिंड्रोम। तो इसकी वजह से वेरिकोज वेन होता है। इसी नट क्रैकर से मिलता जुलता ही होता है मेथ हर्नर सिंड्रोम। मेथ हर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि हम ये देख रहे हैं कि ये जो बाइफर्केशन है, बाइफर्केशन अगर हम देखें तो ये जो रहता है कॉमन आइलेक में, एओर्टा जो है कॉमन आइलेक में टूटी, ये राइट कॉमन आइलेक और लेफ्ट कॉमन आइलेक। तो जो राइट कॉमन आइलेक है वो लेफ्ट जो वेन है, लेफ्ट कॉमन आइलेक वेन उसके ऊपर से होते हुए जा रही है, तो ये क्या करती है, कंप्रेस कर देती है। तो हम देख सकते हैं जो राइट कॉमन आइलेक है, राइट कॉमन आइलेक ये लेफ्ट कॉमन आइलेक वेन को कंप्रेस कर देती है। तो इसको बोलते हैं मेथ हर्नर सिंड्रोम। तो इस तरीके से होता है। तो अगर हम बात करें नट क्रैकर इफेक्ट, तो नट क्रैकर इफेक्ट जो रहता है काफ़ी रेयर कॉज होता है, वन ऑफ द रेयर रेस्ट कॉज जो बोले। और इसमें अगर हम बात करें तो लेफ्ट रीनल वेन जो रहता है एओर्टा और एसएमए के बीच में कंप्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ जाता है। और भी कॉज हो सकते हैं जैसे आरसीसी, अगर आरसीसी रहता है तो आरसीसी भी कई बार रीनल वेन में चला जाता है, जिसकी वजह से वेरिकोज वेन प्रेजेंट करता है। तो यूजुअली होता क्या है कि जब भी अगर ऐसा कुछ होता है तो प्रेशर बढ़ जाता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जिसकी वजह से वीनस रिफ्लक्स बढ़ जाता है और पेम्पटीफॉर्म फ्लेक्सेस डायलेट हो जाती हैं। तो अगर हम देखें कि क्यों हो रहा है, तो सबसे पहले हमने देखा कि क्या हो रहा है, वाल्व जो है इनकॉम्पिटेंट है। दूसरा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो वाल्व ये सारे के सारे फैक्टर एक साथ काम करते हैं। वाल्व इनकॉम्पिटेंट होता है लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में वाल्व ज़्यादा इनकॉम्पिटेंट होता है, और कई बार क्या होता है यहाँ पे हम देख रहे हैं तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज कर रहा है इतने ज़्यादा हाई प्रेशर सिस्टम में ड्रेन करने की वजह से। तो फिर उसके वजह से ये जो वेन्स होती हैं पेम्पनीफॉर्म प्लेक्सेस, ये कहाँ पे होती हैं, ये होती हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड में, ये डायलेट हो जाती हैं, डायलेट हो जाती हैं। तो जिसकी वजह से वेरिकोसील हो जाता है। अब इसमें क्या होता है, वेरिकोसील हो जाता है तो फिर उसमें इन्फ्लेमेशन होने लगता है। अब ये इन्फ्लेमेशन होने लगता है तो साइटोकाइंस बढ़ जाते हैं। साइटोकाइंस बेसिकली
अगर हम बात करें तो जो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस होते हैं इंटरल्यूकिन 1 बीटा, इंटरल्यूकिन 6 और TNF अल्फा। फिर दूसरा जो रहता है COX-2 साइक्लोऑक्सीजनेस है, वो भी बढ़ जाता है। और इन्फ्लेमोसोम जो होता है NLRP3 ये सब बढ़ जाते हैं और ये सब डैमेज कराने लगते हैं, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी होता है। एक तो ये चीज़ होता है। दूसरा जो रेयर कॉज होता है, एक नट क्रैकर होता है, और जो रहता है नेचुरल प्रोडक्ट्स या हेल्दी ईटिंग हैबिट से हम इसको कम कर सकते हैं। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट रहता है। तो अब हमने देखा कि वेरिकोसील डेवलप हो गया है। वेरिकोसील जो डेवलप हुआ है बेसिकली अगर हम बात करें तो जो हमारी बॉडी के अंदर जो फैक्टर है उसकी वजह से डेवलप हुआ है। उसमें हम लोग ने डिस्कस कर लिया कि जो डायलेट हो गई पेम्पनीफॉर्म ड्यू टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो बढ़ा है उसकी वजह से, और लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन में जो ब्लड फ्लो है वो कम हो रहा है उसकी वजह से। कुछ एक्सटेंसिव फैक्टर्स भी होते हैं जो कि वेरिकोसील कराते हैं, जैसे कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, हीट स्ट्रेस होता है, कई बार एडिनल जो किडनी होती है और एडिनल के मेटाबोलाइट जो रहते हैं, लेफ्ट साइड की ब्लड सप्लाई डायरेक्टली परपेंडिकुलर ड्रेन कर रही है, तो ऐसे में उसमें जो रहता है किडनी आइनर ग्लैंड के मेटाबोलाइट डायरेक्टली जो रहता है ड्रेन कर जाते हैं और वो टेस्टिस में चले जाते हैं। तीसरा जो रहता है हाइपोक्सिया इंड्यूस हो सकता है। तो फिर अब वेरिकोसील से हमने ऊपर देखा कि क्या हो रहा है, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाता है, साइटोकाइंस बढ़ जाते हैं, साइक्लोऑक्सीजनेस और इन्फ्लेमोसोम बढ़ जाता है। तो अब ये होता क्या है कि जब ये टेस्टिकुलर हाइपोक्सिया और होने लगेगा और एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स कम हो जाते हैं, तो ये सब क्या होता है, हीट स्ट्रेस की वजह से तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जनरेट होगी। तो जो इन्फ्लेमेशन हुआ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जनरेट होती है, तो वो जो टेस्टिकुलर सेल्स होता है उनका एपोप्टोसिस कराती हैं। प्लस जो स्पर्म का मेम्ब्रेन होता है उसमें लिपिड परऑक्सीडेशन होने लगता है, स्पर्म की मेम्ब्रेन जो रहती है वो डिजोल्व होने लगती है और स्पर्म का DNA जो रहता है फ्रैगमेंट होने लगता है, और फाइनली मेल इनफर्टिलिटी हो जाती है। तो हम देख लेते हैं कि अगर हम बात करें तो जितने भी आदमी होते हैं उसमें से 15% आदमियों में ये जो रहता है वेरिकोसील के चांसेस होते हैं, तो 15% इसका इंसिडेंस होता है। बट अगर इनफर्टाइल आदमियों की बात करें तो जो 40% कॉज होता है वो इसी की वजह से होता है, तो मतलब लगभग आधे जो रहते हैं वेरिकोसील की वजह से होता है। और जो राइट साइड का होता है वो 10% से भी कम उसका इंसिडेंस होता है, जबकि अगर हम दोनों तरफ की बात करें तो वो भी 40% होता है, लाइक इनफर्टाइल मैन में। तो इसकी ग्रेडिंग कैसे करते हैं हम लोग, जो ग्रेडिंग करते हैं बेसिकली क्लिनिकल ग्रेडिंग होता है, जिसको डुबिन MLR ने दिया था। और ये जो क्लिनिकल ग्रेडिंग होती है इसमें बेसिकली हम देखते हैं कि हमें जो है वेरिकोसील अगर सिर्फ वेल्सलवा पे पता चल रहा है तो ये ग्रेड 1 है। अगर हमें जो रहता है डायरेक्टली ऐसे ही पैल्पेट हो रहा है तो वो ग्रेड 2 होता है। और अगर हमें दिख रहा है, विजिबल है, दूर से ही दिख रहा है, तो ये ग्रेड 3 रहता है। अगर हम बात करें तो अगर डॉपलर या विनोग्राफी में अगर जो पता चलता है तो उसको हम सब क्लिनिकल बोलते हैं। तो क्लिनिकल जो ग्रेडिंग होता है ड्यूबिन एमएलआर का वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसी के बेसिस पे हम मैनेजमेंट करते हैं। अगर पैल्पेबल होता है तो ऐसे केस में हम सर्जरी करते हैं। फिर आगे हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी, जो हमने ऊपर डिस्कस किया था कि हो क्या रहा है। हमने यहाँ पे देखा टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेस्टिकुलर हीट स्ट्रेस हो रहा है, एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स कम हो जा रहे हैं और टेस्टिकुलर हाइपोक्सिया हो रहा है। तो हमने क्या देखा सबसे पहले कि स्क्रोटम का टेम्परेचर बढ़ रहा है, 2 से 3 डिग्री जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो इसकी वजह से होता क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो पाती है और DNA डैमेज होने लगते हैं। दूसरा जो रहता है, जो ब्लड है वो रुक जा रहा है, वीनस स्टेसिस हो रहा है और हाइपोक्सिया हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज होते हैं वो एक्यूमुलेट होने लगते हैं और हाइपोक्सिया के जो फैक्टर्स होते हैं वो बढ़ने लगते हैं। तो उससे क्या होता है, जर्म सेल्स की एपोप्टोसिस होने लगती है, जर्म सेल्स डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डायरेक्टली जर्म सेल्स को मार देती हैं, जर्म सेल के लिए टॉक्सिक होती हैं, वो होती हैं किडनी और एड्रिनल के मेटाबोलाइट्स। तो किडनी के और एड्रिनल के जो मेटाबोलाइट्स होते हैं वो डायरेक्टली रिफ्लक्स करके वो टेस्टिस में चले जाते हैं और जर्म सेल्स को मार देते हैं। फिर जो कुछ होती हैं जो लेडिक सेल्स के लिए खतरनाक होती हैं, तो कई बार क्या होता है लेडिक सेल्स की इंजरी हो जाती है, और लेडिक सेल्स की जब इंजरी हो जाती है तो इसकी वजह से क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन कम होगा तो FSH LH ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। और जो रहता है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बढ़ते हैं। रिएक्टिव ऑक्सीजन की बात करें तो NADPH ऑक्सीडेज बढ़ जाता है, उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। और जो रहता है लिपिड का ऑक्सीडेशन होने लगता है और DNA का। तो हम देखते हैं जब लिपिड का ऑक्सीडेशन होता है तो जो रहता है एक मार्कर बढ़ता है जिसको बोलते हैं MDA, जो कि लिपिड पर ऑक्सीडेशन बताता है। इसका मतलब है कि जो स्पर्म की मेम्ब्रेन है वो डैमेज हो रही है तो MDA बढ़ जाएगा। दूसरा DNA डैमेज भी ज़्यादा होने लगता है, DNA फ्रेगमेंटेशन होने लगता है, तो उसके लिए 8OHDG कराते हैं। 8OHDG मतलब 8 हाइड्रोक्सिल गुआनिडीन। तो
अगर हम बात करें तो 8OH DG जो रहता है वो डीएनए डैमेज बनाता है। फिर जो तीसरा रहता है ओवरऑल जो रहता है वो कम हो जाता है, वो रहता है टोटल एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी। तो टोटल एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी कम हो जाता है। तो ये तीनों जो रहते हैं मॉलिक्यूलर मार्कर रहते हैं इन केस ऑफ वेरिकोसील या टेस्टिकुलर डैमेज। अब पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा, तो ज्यादातर जो पेशेंट रहते हैं एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं और ड्यूरिंग द इवेल्युएशन ऑफ इनफर्टिलिटी पता चलता है, जबकि जो सिम्प्टोमेटिक होते हैं उनमें डल एकिंग स्क्रोटल पेन होता है, जो कि कैसा होता है जब पेशेंट ज्यादा देर तक खड़ा रहेगा या कोई बहुत देर तक खड़े होकर काम करेगा तो वो बढ़ जाता है और दर्द देता है। जब हम पैल्पेट करते हैं तो हमें बैग ऑफ वॉर्म्स फील होता है, ऐसा लगेगा कीड़े का थैला है। और पैल्पेशन हमें स्टैंडिंग में करना चाहिए। जब पेशेंट क्योंकि जब पेशेंट लेटता है तो वो गायब हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। अगर वो गायब नहीं होता है तो वेरिकोसील जो रहता है बेसिकली अगर हम सोचे तो मैलिग्नेंसी से एसोसिएटेड होता है और इसको बोलते हैं सेकेंडरी वेरिकोसील। और ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वेरिकोसील जो रहता है टेस्टिस का साइज छोटा होने लगता है, एसिमेट्री होने लगता है और फाइनली टेस्टिकुलर एट्रोफी भी हो जाती है। तो इसलिए अगर मोर देन 20% अगर साइज में डिस्क्रिपेंसी है, अगर कोई यंग पेशेंट आया है और दोनों टेस्टिस के साइज में जो डिस्क्रिपेंसी है मोर देन 20% है, तो ऐसे केस में भी हमें सर्जरी करनी रहती है। और सर्जरी करने के 6 महीने से 12 महीने के बाद जो रहता है ये जो रहता है टेस्टिस जो रहता है जो साइज में कम हुआ है वो रीग्रो करने लगता है, इसको रिकैच करने लगता है ग्रोथ को। तो ये चीज रहता है। तो अब इन्वेस्टिगेट कैसे कराते हैं, तो इसके लिए सबसे अच्छा जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो होता है डॉपलर। तो कलर डॉपलर हम कराते हैं और उसमें हम देखेंगे कि जो वेन की डायमीटर होगी वो डायलेटेड रहेगी तो 3 मिलीमीटर से ज्यादा हो जाएगा। प्लस पेशेंट को वल्सलवा पे क्या मिलेगा, रिट्रोग्रेड फ्लो मिलेगा, ब्लड जो है उल्टा बहेगा, रिट्रोग्रेड फ्लो मिलता है और डायलेटेड रहेगा। तो ये डायग्नोस्टिक होता है। फिर हम जो रहता है यूजुअली करते नहीं है बट डिफाइंड है, वो होता है वीनोग्राफी। वीनोग्राफी में हम क्या करते हैं, सारी की सारी वेन जो रहता है देख लेते हैं, ये कोलेट्रल्स भी पता चल जाता है। तो ये बेसिकली हम तब करते हैं जब हमें एम्बोलाइजेशन करना रहता है। तो एम्बोलाइजेशन करते समय हम ये करते हैं। फिर अगला जो टेस्ट होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट वो रहता है सीमन एनालिसिस। सीमन एनालिसिस क्यों करते हैं, क्योंकि वेरिकोसील में यूजुअली ओट पैटर्न मिलता है, इसमें काउंट कम हो जाता है, स्पर्म काउंट कम हो जाएगा, जो स्पर्म की मोटेलिटी कम हो जाएगी और टेरेटोजेनिक स्पर्म मिलते हैं, एबनॉर्मल फॉर्म्स मिलता है। तो ये जो रहता है ओ फॉर ओलिगोस्पर्मिया, ए फॉर एस्टिनोस्पर्मिया और टी फॉर टेरेटोजूस्पर्मिया, इसको बोलते हैं ओट सिंड्रोम। तो इसमें जो हार्मोन रहता है लेडिक सेल्स काम नहीं करता है, अगर लेडिक सेल्स डैमेज हो जाता है तो क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन कम बनेगा और टेस्टोस्टेरोन कम बनेगा तो हमारी बॉडी एफएसएच एलएच ज्यादा बनाएगी। सिटी एब्डोमेन जो रहता है हर केस में नहीं कराते हैं, सिटी एब्डोमेन तब कराते हैं अगर जो रहता है वेरिकोसील राइट साइड का मिल रहा है। राइट साइड का इसलिए कराते हैं कि हमें रीनल ट्यूमर या रीनल थ्रोम्बस जो है उसको रूल आउट करना है। तो कई बार थ्रोम्बस बनने की वजह से या जो आरसीसी है उसकी वजह से भी वेरिकोसील हो सकता है। अब बात करते हैं कब ऑपरेट करना चाहिए। तो अगर वेरिकोसील पैल्पेबल है, वेरिकोसील क्लिनिकली पैल्पेबल है तो हमें करना चाहिए। प्लस उसके साथ दो और चीजें कि पेशेंट जो है इनफर्टाइल हो और सीमेन पैरामीटर्स अब नॉर्मल हो। इनफर्टाइल भी होना चाहिए, अब नॉर्मल भी होना चाहिए, वेरिकोसिल पैल्पेबल भी होना चाहिए। तो ऐसे केस में हम ऑपरेट करते हैं। दूसरा, अगर टेस्टिकुलर वॉल्यूम जो रहता है मोर देन 20% एसिमेट्री रहता है या छोटा होते जा रहा है, प्रोग्रेसिव हाइपोट्रॉफी होते जा रहा है, तो ऐसे केस में हमें ऑपरेट करना चाहिए। तीसरा जो रहता है अगर पेन है, परसिस्टेंट पेन बना हुआ है, कंजर्वेटिव थेरेपी के बाद भी ठीक नहीं हुआ है तो हमें करना चाहिए। अगर डॉपलर पे आ रहा है तो हमें सब क्लिनिकल वेरिकोसील नहीं ऑपरेट करते हैं। अगर हम बात करें तो सर्जरी क्या करते हैं, तो गोल्ड स्टैंडर्ड अगर हम बात करें तो माइक्रो सर्जिकल सब इंग्वाइनल वेरिको सिलेक्टमी होता है। माइक्रो सर्जिकल सब इंग्वाइनल मतलब इंग्वाइनल के नीचे हम लोग करते हैं। और ये गोल्ड स्टैंडर्ड क्यों होता है, क्योंकि रोबोट को भी लाने के बाद रोबोट से भी हम लोग माइक्रो सर्जरी करते हैं तो उसमें जो रिकरेंस रेट रहता है 1 से 2% रहता है। जबकि अगर हम माइक्रो सर्जिकल जब दूरबीन से अपनी आंखों से खुद ही देख के करते हैं तो इसका रिकरेंस रेट लेस देन 1% रहता है और हाइड्रोसिल बिल्कुल भी नहीं बनता है, क्योंकि एकदम जो रहता है जहाँ से एकदम वो पैम्पलीफॉर्म प्लेक्सेस है उसको हम खुद पकड़ पकड़ के करते हैं और एक्सटर्नल रिंग के नीचे करते हैं तो वो करते हैं, जबकि रोबोट में भी ये कम होता है। तो इसलिए माइक्रो सर्जिकल सब इंग्वाइनल ऑर्किडेक्टमी, सब इंग्वाइनल वेरिकोसिलेक्टमी जो रहता है अगर हम कर रहे हैं तो वो गोल्ड स्टैंडर्ड होता है और ये सबसे अच्छा होता है। इसमें बेसिकली हम लोग इंसीजन कहाँ लेते हैं, बिलो द एक्सटर्नल रिंग। तो ये अच्छा क्यों होता है, क्योंकि हम इसमें आर्टरी भी बचा रहे हैं और लिम्फेटिक्स भी बचा रहे हैं। सिर्फ जिस पे काम है वेन तो वेन पे ही करते हैं। फिर आर्टरी बचाने का एक हम लोग और करते हैं वो होता है इवानिविच। तो आई फॉर इंग्वाइनल होता है और आई फॉर इवानिस स्विच जो रहता है, ये भी जो रहता है
आर्टरी स्पेयरिंग करते हैं, बट इसमें हम लोग जो रहता है इस दूरबीन यूज नहीं करते हैं, और इसमें जो रहता है वो सब इंग्वाइनल रहता है, ये इंग्वाइनल रहता है। तो इससे दिक्कत क्या होती है कि रिकरेंस जो रहता है 10% चला जाता है, 10% तक रिकरेंस चल जाता है, और 3% केसेस में हाइड्रोसील भी बन जाते हैं। फिर अब क्या किया, अब हमने ना आर्टरी बचाया ना वेन बचाया, तो अगर आर्टरी वेन दोनों को नहीं बचा रहे हैं, हाई इंग्वाइनल कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं पलामो ऑपरेशन। तो पलामो ऑपरेशन जो रहता है हाई रेट्रोपेरिटोनियल होता है, और ये बेसिकली हम लोग अबव द इंटरनल रिंग करते हैं। इसमें भी रिकरेंस रेट इंग्वाइनल के बराबर ही होता है 10%, बट क्योंकि हम लोग जो है डिसेक्शन बहुत ज़्यादा कर देते हैं, तो इस वजह से हाइड्रोसील 20% पेशेंट्स में हाइड्रोसील बन जाता है। तो इन दोनों चीज़ों को कम करने के लिए हम जो रहता है लैप्रोस्कोपिक करते हैं। लैप्रोस्कोपिक में क्या रहता है, हम लोग बायलेटरली अगर कोई रहेगा तो हम ट्रांसपेरिटोनियली जाते हैं, या तो क्लिप या कोगुलेशन यूज करते हैं, और इसमें जो रिकरेंस और हाइड्रोसील दोनों 5-5% रहता है। फिर एम्बोलाइजेशन जो रहता है कुछ सेलेक्टेड पेशेंट्स में कर सकते हैं, इसमें हम लोग क्वाइस और स्क्लोरेजेंट यूज करते हैं, और इसमें भी रिकरेंस रेट 10% होता है। तो सबसे अच्छी बात करें तो माइक्रो सर्जिकल सब इंग्वाइनल होता है। रोबोटिक सर्जरी का फायदा क्या होता है, उसमें 3D मैग्निफिकेशन मिलता है, बट ओवरऑल ये बहुत कॉस्टली प्रोसीजर होता है। तो अगर हम बात करें कि हमने वेरिकोसिल सर्जरी कर दी, तो अब हम आगे क्या करना है। तो जो स्पर्म की मोटेलिटी होती है, सबसे पहले जो पैरामीटर चेंज होगा वो होता है मोटेलिटी। स्पर्म जो रहते हैं वो चलने फिरने लगते हैं, और स्पर्म की साइकिल कितनी होती है, 3 महीने की होती है, तो मिनिमम जो चेंज आएगा 3 मंथ बाद ही आएगा, और सबसे पहला जो चेंज आएगा वो मोटेलिटी पे आएगा। उसके बाद काउंट बढ़ता है और मॉर्फोलॉजी बढ़ता है, जिसको बढ़ने में 6 महीने लग जाते हैं। और टेस्टोस्टेरोन जो रहता है 30% लोगों में टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, बढ़ने लगता है ऑलमोस्ट, और यूजुअली कब बढ़ता है, 3 से 6 महीने के बीच में बढ़ने लगता है। और एक साल में लगभग 50% लोग जो रहता है प्रेग्नेंट हो जाते हैं। तो 50% प्रेगनेंसी रेट होता है विद इन 1 ईयर। फिर कैचअप जो बताया था, कैचअप टेस्टिकुलर ग्रोथ, जिनका टेस्टिस छोटा हो रहा है, तो वो भी 6 से 12 महीने तक होने लगता है। एडोलसेट में कैचअप ग्रोथ होने लगता है। तो अगर हम बात करें तो हाइड्रोसील और रिकरेंस दोनों सबसे कम किसमें, माइक्रो इंग्वाइनल में, जबकि अगर हाइड्रोसील सबसे ज़्यादा किसमें बना है, पलामो में बहुत डिसेक्शन कर रहे हैं, और रिकरेंस एम्बोलाइजेशन में बहुत ज़्यादा रहता है। तो अगर हम बात करें तो ये जो 3 इंसीजन है ये रहता है सब इंग्वाइनल इंसीजन। फिर इसके ये इंग्वाइनल इंसीजन इसको बोलते हैं इवानोविच, और ये रिट्रोपेरिटोनियल हाई लाइगेशन, इसमें आर्टरी वेन दोनों यूजुअली लाइगेट कर देते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, हमने ये जो रहता है पलामो ऑपरेशन कर रहे हैं, ऊपर करके रिफ्लेक्ट कर दिया पेरिटोनियम, और ये जो वेसल्स हैं ये स्पर्मेटिक वेसल्स, इनको हम लोग यूरेटर के बगल में आइडेंटिफाई करते हैं। ये अम्बलाइकस दिख रहा है, तो हमें समझ में आ रहा होगा हमने इंसीजन कहाँ लिया है। तो उसके बाद ये जो रहता है इसको फिर हम लाइगेट कर देते हैं, तो इसमें आर्टरी वेन दोनों लाइगेट कर देते हैं। यही सेम प्रोसीजर अगर हम लैब से करते हैं, इसमें भी कई बार क्या होता है हम छोड़ भी सकते हैं और कर देते हैं। तो छोड़ते हैं तो हमें क्या बचाना चाहिए, हमें आर्टरी बचाना चाहिए और लिम्फेटिक्स बचाना चाहिए। लिम्फेटिक्स बचाएंगे तो हाइड्रोसील के चांसेस कम रहते हैं, इडिमा कम होता है। तो ये लैब से कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि वेरिकोसील में इनफर्टिलिटी क्यों होती है, तो डिस्कस कर लिया था कि सबसे पहले थर्मल स्ट्रेस होगा। तो थर्मल स्ट्रेस जो रहता है, गर्मी से ही बहुत सारी जर्म सेल्स मर जाते हैं, अपोप्टोसिस हो जाता है। तो डायरेक्ट गर्मी की वजह से भी जर्म सेल्स मर जाती हैं बिना कुछ बने। फिर कुछ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है कि इसमें जो रहता है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बनती है, यूजुअली NADPH। तो ये क्या करते हैं, ये जो रहता है DNA को डैमेज करती हैं और लिपिड्स को डैमेज करती हैं। और इसमें जो रहता है अगर लिपिड्स होता है तो हमने पढ़ा था MDM मार्कर था जो बढ़ रहा था, जबकि अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर मार्कर MDA लिपिड में और DNA में 8OHDG, तो ये बढ़ रहा है। फिर अगर हम बात करें कि फिर क्या होगा, कैसे इनफर्टिलिटी होगा, टेस्टोस्टेरोन कम होने लगता है क्योंकि लेडिक सेल्स भी फंक्शन कम करती हैं, और FSH-LH बढ़ने लगता है। हाइपोक्सिया और HIF के फैक्टर बढ़ जाते हैं। जो हाइपोक्सिया इंड्यूस फैक्टर होता है वो ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि जो लेडिक सेल्स और सर्टोली सेल्स होती हैं वो अच्छे से काम नहीं करती हैं, और उससे होगा क्या, टेस्टोस्टेरोन जो रहता है कम बनेगा। फिर उसके बाद जो अगला रहता है DNA डैमेज होने लगता है, तो DNA फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स कितना हो जाता है, मोर देन 30%। तो DNA फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स मोर देन 30% होता है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि IVF का भी आउटकम जो रहता है बहुत खराब रहता है। तो यूजुअली जब हम सर्जरी कर देते हैं तो DNA फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स जो रहता है ऑलमोस्ट 50% कम हो जाता है, वो 15 से 20% के बीच में आ जाता है। तो अगर अजूस्पर्मिया की बात करें तो जो वेरिकोसील वाले पेशेंट होते हैं उसमें 40% में
अजूस्पर्मिया मिलता है। अब ये अजूस्पर्मिया कैसा होगा? नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव अजूस्पर्मिया होगा, क्योंकि कहीं भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। तो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव अजूस्पर्मिया 40% केसेस में होता है। इसमें जो रहता है फेवरेबल प्रेडिक्टर्स होते हैं कुछ। अगर अजूस्पर्मिया मिल रहा है वेरिकोसील के साथ, तो उसमें बेसिकली हम टेस्टिस का वॉल्यूम देखते हैं। अगर टेस्टिस का वॉल्यूम नॉर्मल है और बायोप्सी में कुछ थोड़े बहुत स्पर्म बन रहा है, अगर हाइपोस्पर्मेटोजेनेसिस मिल रहा है, थोड़े बहुत स्पर्म बन रहे हैं, तो ये फेवरेबल प्रेडिक्टर होता है। मैं बात कर रहा हूँ एजियोस्पर्मिया, ऊपर अभी हम डिस्कस कर रहे थे ओलिगोस्पर्मिया। फिर अगर हम बात करें पुअर सेल क्या होता है, पुअर प्रोग्नोसिस क्या होगा? अगर सिर्फ सर्टोली सेल बचा है, बाकी सब सेल चले गए हैं, या एफएसएच बहुत ज्यादा बढ़ा है, तो इसका मतलब क्या है? पुअर प्रोग्नोसिस है। ये जो रहता है पुअर प्रोग्नोसिस इंडिकेटर होते हैं। रिपेयर के बाद जो रहता है 40% चांस रहता है रिकवरी का। तो रिकवरी 40% चांस रहता है कि हम एक स्पर्म को रिट्राइव कर सकें विद द हेल्प ऑफ माइक्रो टेसे। तो माइक्रो टेसे जो करते हैं अजूस्पर्मिया में, उसकी वजह से 40% चांस रहता है कि आउटपुट आ सके। फिर अगर हम बात करें हार्मोन्स पे क्या होता है, तो अगर हार्मोन प्री वेरिकोसील के ऑपरेशन से पहले टेस्टोस्टेरोन कम होगा, जो कि 30% तक बढ़ जाता है, 30% केसेस में बढ़ जाता है। एफएसएच जो पहले बढ़ा रहता है वो नेगेटिव फीडबैक की वजह से कम हो जाता है। और इनिबिन भी जो रहता है, जो शुरुआत में कम होता है, अब बढ़ने लगेगा, क्योंकि सर्टोली सेल की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो होता क्या है कि लेडी सेल जब रिकवर होने लगता है, तो उससे एंड्रोजन के लेवल इंप्रूव हो जाते हैं। तो अगर कोई आदमी हाइपोगोनाडल है और जिसको ईडी है और सेक्स करने की इच्छा कम हो रही है, तो इसमें काफी बेनिफिशियल होता है। तो जिसकी टेस्टिस छोटी है, ईडी है और लो लिबिडो है, तो ऐसे केस में काफी बेनिफिशियल रहता है। अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस की सर्जरी की। तो उसमें हमने देखा था सबसे पहले कि क्या हो रहा है, हाइड्रोसील। तो हाइड्रोसील जो होता है वो क्यों होता है? क्योंकि लिम्फेटिक्स इंजर्ड हो जाती हैं। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि लिम्फेटिक्स को माइक्रोस्कोप के अंदर प्रिजर्व कर लें। फिर दूसरा जो रहता है कॉम्प्लिकेशन, एट्रोफी हो जाती है। कई बार क्या होता है, आर्टरी को हम लाइगेट कर देते हैं या आर्टरी की इस्कीमिया हो जाती है। तो यूजुअली हम लोग इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे? हम इंट्रा ऑपरेटिवली डॉपलर यूज करेंगे और आर्टरी को आइडेंटिफाई करेंगे। फिर कई बार क्या होता है, हम कोलेट्रल्स को बांधना भूल जाते हैं, क्योंकि वो हमें दिखाई नहीं देती हैं। तो इस वजह से क्या होता है, रिकरेंस के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसको कम करने के लिए हमें हाई मैग्निफिकेशन जो रहता है स्कोप, वो यूज़ करना चाहिए। फिर जो रहता है, अगर हम इम्बोलाइजेशन कर रहे हैं, तो कॉइल जो है कई बार माइग्रेट कर जाता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे ये टेक्निकल एरर होता है, तो हमें प्रॉपरली प्लेस करना चाहिए और मॉनिटरिंग करना चाहिए। फिर कई बार क्या रहता है, पेशेंट को बहुत दर्द होता है ऑपरेशन के बाद, क्योंकि जो नर्व रहती है वो ट्रैप हो जाती है और एडिमा की वजह से भी होता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें टिश्यू को बहुत आराम से हैंडल करना चाहिए और नर्व को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। अब कोई एडोलसेंट की बात करें यंग एज में, तो वो जो रहता है 15% जो रहता है एडोलसेंट जो बच्चे होते हैं उसमें ये हो सकता है ऑलमोस्ट इक्वल टू एडल्ट। तो इसको कब ऑपरेट करते हैं? अगर 20% से ज़्यादा टेस्टिकुलर एसिमेट्री है, या पेन है, या प्रोग्रेसिव ग्रोथ अरेस्ट है। अगर एसिम्टोमेटिक है तो ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, और एसिम्टोमेटिक के साथ साथ सिमेट्रिक भी होना चाहिए। तो ऑपरेशन के बाद कैचअप ग्रोथ यूजुअली 1 साल में दिख जाता है। अब बात करें सेकेंडरी वेरिकोसील की, तो ये रीनल वेन ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है, और रीनल वेन ऑब्स्ट्रक्शन आरसीसी की वजह से भी हो सकता है, रिट्रोपेरिटोनियल मास की वजह से भी हो सकता है। इसमें यूजुअली हम देखेंगे कि राइट साइडेड वेरिकोसील रहता है, और वो जो रहता है लिटाने पे खत्म नहीं हो रहा है, परसिस्ट कर रहा है, परसिस्ट इवन आफ्टर सुपाइन। तो ऐसे केस में हमें कंट्रास्ट सीटी कराना चाहिए एब्डोमेन और पेल्विस का। और इसको हम इस समय हम लोग वेरिकोसील को ऑपरेट नहीं करते, हमारा सारा ध्यान जो रहता है उसके कॉज पे रहना चाहिए। वी शुड नॉट ऑपरेट, वेरिकोसील हमारी प्रायोरिटी नहीं है, कैंसर या रिट्रोपेरिटोनियल मास प्रायोरिटी है। अगर हम बात करें वेरिकोसील ऑपरेशन के बाद कैसे फॉलोअप करते हैं, तो पहले 3 महीने पे बुलाएंगे, क्योंकि पहला पैरामीटर जो चेंज होगा वो 3 महीने पे, फिर 6 महीने और फिर 1 साल पे खुशखबरी सुनने के लिए कि बच्चा हुआ है कि नहीं, क्योंकि 1 साल तक बच्चा हो जाता है। तो हम देखेंगे सीमेन देखते रहेंगे, हार्मोनल प्रोफाइल और टेस्टिस का वॉल्यूम देखते हैं। अगर 1 साल तक अगर इम्प्रूव नहीं किया, तो फिर हम पेशेंट को असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे, जैसे आईयूआई, आईवीएफ और इक्सी के बारे में। एफएसएच का ट्रेंड भी देखते हैं। तो अगर एफएसएच जो रहता है ऑपरेशन के बाद अगर कम हो रहा है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस के चांसेस रहते हैं। इसका मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही है, तभी एफएसएच कम हो रहा है। अब नया क्या होता है कि अब जो रहता है, जो आर्टरी और लिम्फेटिक्स की वजह से प्रॉब्लम हो रही थी, अब उसको हम लोग रियल टाइम जो रहता है आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो डॉपलर। तो ये जो रहता है माइक्रो डॉपलर, मतलब छोटा सा डॉपलर मशीन आ गई है, तो उसको हम लोग यूज कर सकते हैं टू आइडेंटिफाई आर्टरी एंड लिम्फेटिक्स। दूसरा जो आ गया है वो रोबोट आ गए हैं। रोबोट की वजह से हम लोग जो हाथ हिलता था ट्रेमा एलिमिनेशन, वो कम कर सकते हैं। 3D विजन भी रहता है, तो रोबोट की हेल्प से हम लोग माइक्रो सर्जरी कर सकते हैं। फिर
हम लोग जो रहता है वेरिकोसिल सर्जरी जो रहता है, अब जो रहता है आईवीएफ के साथ या असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी उसके साथ करते हैं, तो हम लोग इक्सी के पहले ही जो रहता है हम लोग जो रहता है वेरिकोसिल को रिपेयर करते हैं, जिससे कि फर्टिलाइजेशन का रेट बढ़ जाता है, क्योंकि ये डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स कम कर देता है। फिर कुछ नए मॉलिकुलर बायोमार्कर्स आ गए हैं, जैसे कि 8OHDG रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज के लिए, और TAC जो रहता है टोटल एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी बताता है। तो इस तरह के नए मार्कर्स आ गए हैं। फिर अब हम बात करें कि क्या चीज़ कुछ इंपॉर्टेंट है, तो गाइडलाइन ये कहती है कि हमें जो क्लिनिकली पैल्पेबल वेरिकोसील होता है, जिसमें कि सीमेन पैरामीटर्स एबनॉर्मल है और पेशेंट को इनफर्टिलिटी है, तभी ऑपरेट करना चाहिए। सब क्लिनिकल में कोई फायदा नहीं होता है। अगर कोई यंग है तो उसमें अगर टेस्टिस में 20% से ज़्यादा अगर सिमेट्री वेरिएशन है, एसिमेट्रिकल है, तो ऑपरेट करना चाहिए। जो प्रिफर्ड टेक्निक होनी चाहिए वो माइक्रो सर्जिकल सबइंग्वाइलेंट होना चाहिए। और अगर कोई हाइपो गोनेडल मैन है तो उसमें हमें टेस्टोस्टेरोन भी मॉनिटर करना चाहिए। अगर 1 साल तक कोई रिजल्ट नहीं आया तो हमें एआरटी के लिए कंसिडर करना चाहिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, अगर पैम्पनी फॉर्म वेन की डायमीटर की बात करें तो 3 mm से ज़्यादा अगर होगा तो इसका मतलब क्या है, मोटी हो गई है। और वो मोटी हो गई इसका मतलब क्या है कि वेरिकोसील है। अगर वेरिकोसील इनफर्टिलिटी में बात करें तो इनफर्टिलिटी के 40% कॉजेज वेरिकोसील की वजह से होते हैं, और वेरिकोसील 40% टाइम्स बायलेटरल होते हैं। पलामो ऑपरेशन के बाद 20% टाइम जो रहता है हाइड्रोसील होता है। अगर हम दूरबीन से ऑपरेशन करें माइक्रो सर्जरी तो लेस देन 1% चांस रहता है रिकरेंस का। टेस्टोस्टेरोन जो राइज होता है वो 30% ऑफ द टाइम राइज होता है। अगर DFI की बात करें तो ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा कम हो जाता है, और फाइनल वैल्यू 15% पहुंच जाती है, क्योंकि पहले 30% से ज़्यादा रहता है और ऑपरेशन के बाद 15% के अराउंड हो जाता है DFI। अगर हम प्रेगनेंसी की बात करें तो आधे लोग प्रेग्नेंट हो जाते हैं 50% में, और कैचअप ग्रोथ लगभग 6 से 12 महीने में आ जाती है। तो अगर हम बात करें वेरिकोसील में क्या होता है, ओट सिंड्रोम, जो कि इनफर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और अगर हम बात करें रिपेयर, तो जब हम रिपेयर करते हैं तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज कम हो जाती है, और सबसे पहले जो चीज़ चेंज होती है मोटिलिटी। उसके बाद मॉर्फोलॉजी चेंज होता है, जिसकी वजह से 50% लोग प्रेग्नेंट हो जाते हैं। जो वेरिकोसील होता है वो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एंजियोस्पर्मिया होता है, और इसमें जो रहता है अगर कोई पेशेंट नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एंजियोस्पर्मिया के साथ आया और उसमें वेरिकोसील है और उसमें हमने बायोप्सी किया और हाइपोस्पर्मेटोजेनेसिस मिल रहा है, तो ऐसे केस में हमें वेरिकोसील को रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि रिपेयर करने से उसका माइक्रो टीसी का जो आउटकम है वो बढ़ जाता है, स्पर्म का रिट्रीवल बढ़ जाता है। तो जो रहता है वेरिकोसील कैसे फायदा करेगा, वो डीएनए फ्रेगमेंटेशन को कम कर देता है, तो जिसकी मदद से आईवीएफ के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये रहा टोटल वेरिकोसील के बारे में।